नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेल बोन के पेन की। जो टेल बोन डिसलोकेट हो जाती है उसकी भी इसी में ही जानकारी है। और टेल बोन अगर डिसलोकेट नहीं हुई है, सिर्फ पेन है, तो भी यही उपाय काम करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसकी जितने भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं वो 5 महाभूतों से मिलकर बनी है। जितने भी हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान, ये प्लैनेट, वो प्लैनेट, पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनसे मिलकर बना है। ये जो 5 महाभूत है इनसे आगे 3 घटक बनते हैं, वात, पित्त और कफ। जो कफ है वो पानी और पृथ्वी के मिलने से बनती है, और जो पित्त है वो अग्नि तत्व से बनता है, और वात होती है वायु और आकाश से। आज हम बात करेंगे सिर्फ वात की, क्योंकि जो ये हमारी समस्या है टेल बोन के पेन की, इसको क्रिएट करने वाला सिर्फ वात ही है। वात का हमारे शरीर में काम होता है चीजों को इधर से उधर ले जाना। ब्लड है, यूरिन है, हमारा पसीना बह रहा है, इवन के हमारी जो पलकें झपक रही हैं, ये भी, हम जो हाथ हिला पा रहे हैं, जो भी बॉडी में मूवमेंट होती है वो सब वात का ही क्षेत्र है। हमारे शरीर से मलमूत्र बाहर निकालना, वीर्य बाहर निकालना, मासिक धर्म के समय ब्लड का बाहर निकालना, ये सब चीजें वात ही कंट्रोल करता है। आंसू आना या हमारा जब कफ बहता है नाक से तो उसको जो गति मिलती है वो सब वात के काम है। ये जो वात है ये 5 तरह की होती है: प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। जो अपान वायु है, नाभि के नीचे नीचे जितनी भी मूवमेंट होती है, वीर्य की, मूत्र की, मल की, और हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है, बच्चा पैदा हो रहा है, मासिक धर्म में हमारा ब्लड जा रहा है, सब कोई जो गति नीचे के अंगों में हो रही है नाभि से, वो सारा काम अपान वायु का है। और ये जो टेल बोन है ये हमारी नाभि से नीचे ही स्थित है। तो हमारी जो समस्या है वो है अपान वायु का प्रकुपित हो जाना। जब अपान वायु प्रकुपित होती है तो जो ये मैंने मूवमेंट्स बताई, इन सब में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मासिक धर्म डिस्टर्ब हो जाता है, स्पर्म कम हो जाते हैं, कब्ज होती है या लूज मोशन लगे रहते हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में थकान, झुनझुनी होना पैरों में, बहुत सारी जो भी समस्याएं नाभि से नीचे होती हैं वो अपान वायु की वजह से होती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड की संरचना है, हमारा जो शरीर है बिल्कुल उसी पे ही बना हुआ है। एक कहावत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब बवंडर आता है और हवा चलती है तेज तेज, और जिस वक्त वो घूमती है, विचरण करती है इधर उधर, तो क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ियां, क्या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको तहस नहस करती हुई, नेस्तनाबूद करती हुई, विध्वंस करती हुई आगे बढ़ जाती है। वो ही वायु हमारे शरीर में जब प्रकुपित होती है तो जो हमारी स्पाइन है सर से लेके नीचे तक की, इसके चारों तरफ को जब वो विचरण करती है तो हमारी जो डिस्क है, ये जो छोटे छोटे डिस्क से मिलके स्पाइन बनी हुई है, इसको डिसलोकेट कर देती है। अगर इसने गर्दन पे अटैक किया तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बैक पे किया तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये नीचे अटैक करती है तो टेल बोन डिसलोकेट हो जाएगी या दर्द बना रहेगा, वो वहीं पे ही जोर मारती रहती है। वैसे और जगह भी हमारी जो वायु है ये प्रॉब्लम करती है, लेकिन आज जब फोकस ही हमारा टेल बोन पे है तो मैं सिर्फ स्पाइन से ही रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगी। हमारे महर्षि जो वाग्भट जी हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है आयुर्वेद का अष्टांग हृदयम, उसमें उन्होंने एक चैप्टर में बिल्कुल खुल के ये बात कही है कि जब हमारी वायु प्रकुपित होती है, बहुत ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पे, जब हमारे शरीर में वायु प्रकुपित होती है उस समय संधि का स्वस्थान से खिसकना, संधिया यानी कि जोड़, जो स्पाइन है उसमें बहुत सारे जोड़ है, छोटे छोटे इसमें ब्लॉक्स है, वो आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो संधि का अपने स्थान से खिसक जाना, यानी कि शरीर के किसी भी अंग का, हड्डी का या किसी और अंग का अपनी जगह से खिसक जाना, भ्रंश हो जाना,
तो ये जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ये सब इन सच्चाइयों को बहुत पहले बता गए हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों की क्या समस्या है। आप लोगों के शरीर के अंदर वायु प्रकोपित हो गई है, जिसकी वजह से आप इतने कष्ट में जी रहे हैं। मैंने खुद 35 साल यही कष्ट झेला है। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई है, मैं आपको आई बटन में वो सजेस्ट कर रही हूँ, आप उन्हें भी जरूर देखना। बहुत काम की वीडियो है, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। और मुझे फिर से रिक्वेस्ट आई थी डिटेल में फिर से बनाने की, तो फिर से एक बार मैं ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी जनसंख्या में सिर्फ हमारा ही वायु प्रकोपित क्यों हुआ? वायु क्यों प्रकोपित होती है हमारे शरीर में? अगर आप इस बात को जान लेते हैं तो आप फिर उन कारणों को अपने शरीर से दूर करेंगे। शरीर से जब आप वो कारण दूर करेंगे और साथ ही साथ जो पहले से खराबी आई है उसके लिए उपाय करेंगे, तो आपकी जो ये समस्या है, चाहे कितनी भी पुरानी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पहले बात करेंगे वायु प्रकोपित क्यों होती है। नंबर 1 सबसे बड़ा रीजन होता है चिंता, तनाव, शोक, भय, बहुत ज्यादा गुस्से में रहना या बहुत ज्यादा सेक्स की बातें सोचते रहना। ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको डिस्टर्ब करती है। जब वो प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, जब वो प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, प्राण ऊर्जा के डिस्टर्ब होने से बाकी जो सारी वायु हैं वो भी धीरे धीरे प्रकोपित हो जाती हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों के शिकार हैं तो इन सब चीजों को अपने आप से दूर कीजिए। अपना मूड बहुत अच्छा रखिए, पॉजिटिव रहिए, सात्विक विचारों के बनिए। तो सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग करना, जैसे कि फ्रिज से डायरेक्ट उठा के पानी पीना, ठंडा या बासी खाना खाना, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाना और एकदम एक्सट्रीम वेदर में रहना, यानी कि बहुत ज्यादा एसी का यूज करना। ये सारे जो कारण होते हैं ये भी हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ाते हैं। इनको भी आपको कंट्रोल करना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी पीना है, घड़े का। कभी आप फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, आइसक्रीम एकदम बंद कर देंगे, ठंडी चीजें नहीं खानी आपको फ्रिज से उठा के, गर्म गर्म खाना खाएंगे आप हमेशा ही। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर में भी आपको नहीं रहना। अगर आप एसी चला भी रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है बहुत मॉडरेट रखना है आपको। तीसरा रीजन है खाने में हम रूखी, सूखी, बासी या बगैर चिकनाई की चीजें खाते हैं जब, तो ये भी हमारे शरीर के अंदर वात को बढ़ाने का एक बहुत मेन कारण है। आजकल जो यंग लोग हैं वो अपना वेट कम रखने के लिए दूध, घी, चिकनाई वगैरह से बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जब हमारे शरीर के अंदर चिकनाई नहीं रहती तो तब वात बढ़ने लगता है। अभी मैं वीडियो में आपको इसके बारे में भी और डिटेल में बताती हूँ। तो दूध, घी और चिकनी चीजों से परहेज रखने वाले लोगों के भी शरीर के अंदर वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है रात को बहुत लेट तक जागना और सुबह बहुत देर तक सोए रहना। जो रात्रि का समय होता है वो वात का समय होता है, जो दिन है वो सुबह का समय होता है कफ का, दोपहर का पित्त का और रात्रि का वात का। जितना जितना हम लेट नाइट तक जगते चले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर वायु उतनी ही ज्यादा प्रकोपित हो जाती है। अभी मुझे बस यही चीजें याद आ रही है। कई बार जब वीडियो बनाते हैं दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, फिर कभी मैं डिस्कस कर लूंगी अगर कोई और चीज याद आई तो अभी यही सारे रीजन हैं। तो अब इस प्रकोपित वायु को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है? खान पान से होगा, व्यवहार से होगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है जो कि एक स्पेशल मुद्रा के साथ आपको करना है। चलिए अब उपाय की बात करते हैं। नंबर 1, आपको व्यवहार में क्या क्या चीजें लानी है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो वात है इसका गुण होता है रूखा और ठंडा। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है या होठ बहुत ज्यादा फटे रहते हैं और जिनकी स्किन पे बड़ी जल्दी रिंकल आने शुरू हो गए हैं और स्किन पतली भी है, वो ये समझ लो कि वात उनका डिस्टर्ब है। तो ये कुछ पहचान बताई है मैंने। तो वायु का काम है रूखापन, वही स्किन में रूखापन बढ़ाता है। वायु का गुण है रूखा और ठंडा। इसको काटने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए
हमें ऐसी चीज चाहिए जो चिकनी चीजें हो और तासीर में गर्म हो। रूखेपन को चिकनी चीज दबाएगी और ठंडेपन को गर्म चीज दबाएगी। इसके लिए भारत में जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है वो है तिल। तिल के अंदर भरपूर तेल होता है और साथ ही वो तासीर में गर्म होते हैं। तो इसका आपको प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले आपको लेना है तेल, शुद्ध तेल तिल का। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही फेमस ब्रांड का तिल का तेल लेके आई थी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमारे यहाँ पे कोल्हू है, मैंने वहां तिल देके उसमें से तेल निकलवाया। उसके रूप रंग में, क्वालिटी में और उसका जो खुशबू थी, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। मुझे जो कोल्हू से निकलवाया वो ही ज्यादा सस्ता पड़ा, बल्कि ब्रांड का मुझे महंगा भी पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे फिनिश किया खाना बनाने में। तो आप देख लीजिएगा, आपको शुद्ध तिल का तेल लेना है। उस तिल के तेल की आपको मसाज करनी है अपनी बॉडी पे। नहाने से पहले अगर आप अपने शरीर पे तेल की मालिश करते हैं और उसके बाद नहाते हैं तो वात को कंट्रोल करने के लिए इससे बढ़िया उपाय कोई हो नहीं सकता। खासकर अपने पैरों के तलवे में, नाभि में, नाक के अंदर और अपने सर में और कान के अंदर। ये अगर आप पूरी बॉडी पे ना भी कर पाओ, वैसे तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो तिल के तेल की मालिश करें ही, थोड़ा गुनगुना करके। और हर रोज अपनी जिस जगह पे आपके टेलबोन पे दर्द है, अगर दिन में आपको टाइम मिलता है तो 2-3 बार कर लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बाहर काम पे चले जाते हैं, तो रात को सोते वक्त तो आपको जरूरी करना है। तिल का तेल जो शुद्ध होगा उसको थोड़ा गर्म करना है और अपने टेलबोन वाली जगह पे उसकी मसाज करनी है। कुछ ही दिनों में आराम आना शुरू हो जाएगा आपको। तो आपको तिल के तेल की मसाज अपनी पूरी बॉडी पे करनी है। और जो बात होती है उसका जो सबसे बड़ा स्थान होता है, हमारे कान होती है, हमारी हड्डियां होती है, हमारी त्वचा होती है और पक्वाशय होता है, यानी कि अमाशय के नीचे की का स्थान। अगर ये सब अंग हमारे तर होंगे, चिकने होंगे, तो वात अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप कान में तेल डाल रहे हैं तो खाना खाने से जस्ट पहले डालिए, 1-1 बूंद दोनों कान में। जब आप चबाएंगे खाने को तो जो आपकी यहाँ की सारी मूवमेंट होगी उससे धीरे 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 नस नाड़ियों में फैल जाएगा। कुछ दिन आप रेगुलर कर लीजिए और जब आपको आराम आ जाए फिर कभी कभी कर लिया करना। और नहाने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले आपको 2-2 बूंद अपनी नाक में डालना है, गुनगुना गर्म तेल, और अपनी नाभि में लगाना है। और नहाने से पहले आप सर में, अपने तलवों में, पैरों के और पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। तो ये तो था व्यवहार की बात की कि आपको तिल के तेल को किस तरह से व्यवहार में लाना है। ये बहुत जरूरी है, आप अवॉइड नहीं करना ये उपाय। नंबर 2, आपको जो सफेद तिल हैं वो भून के रख लेने हैं। आप सफेद तिल भूनेंगे और जब वो हल्के से ब्राउन हो जाए तो उनको ठंडा करके थोड़ा दुड़दुड़ा पीस लेना। अगर इमाम दस्ते में कूटे तो बहुत अच्छा है, अगर इमाम दस्ता नहीं है तो आप मिक्सी में उनको थोड़ा दुड़दुड़ा पीस लेना। आप चाहे तो इसमें देसी खांड या शक्कर मिला सकते हैं और स्नैक्स टाइम पे या नाश्ते के समय आप इसे खा सकते हैं। अभी गर्मी आ रही है तो आप सिर्फ 2 बड़े चम्मच दिन में कंज्यूम करना, वरना अगर आप बहुत यंग एज के हैं तो पिंपल्स आ जाएंगे। मुझे तो अभी भी पिंपल आ जाते हैं अगर मैं बहुत गर्म चीज खाती हूँ। आज 25 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप इसको गर्मियों में देखते हैं तो सिर्फ 2 चम्मच आपको दिन में कंज्यूम करने हैं तिल, और अगर आप सर्दियों में खा रहे हैं तो आप आराम से 7-8 चम्मच खा सकते हैं। साथ ही साथ आपको रोज रात को 5 से 10 बादाम पानी में भिगोने हैं, इसी के साथ 2 अखरोट भिगोने हैं। सुबह आप बिल्कुल खाली पेट होते हैं, जब फ्रेश होने के बाद नाश्ता करेंगे आप, तो आपको नाश्ते में भीगे हुए बादाम, भीगे हुए 2 अखरोट, 1 मुट्ठी भर किशमिश, 15-20 किशमिश आती है इस तरह से जब हम मुट्ठी भरते हैं तो ये आपको खूब चबा चबा कर खाना है, बहुत चबा चबा कर।
एक बादाम, एक अखरोट, 3-4 किशमिश ऐसे ले मुंह में और खूब चबाएं। जब 100 बार आप चबा चुके तब उसको अंदर ले, इसी से ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मुंह में आपने डाला, सारे खट्टे भर लिए और कुचड़ चबाया और दम से नीचे, वो अच्छे से पिसे भी नहीं है, उनका सत आपकी बॉडी में नहीं लगेगा, वो सारा वेस्ट आपका मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो बहुत चबा के खाना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, पूरा समय लेना है आपको इसको चबाने में। और साथ ही आप तिल भी ले सकते हैं। तिल आप चाहे तो खाने से पहले भी ले सकते हैं। जब आप ये बादाम, अखरोट और किशमिश लें तो आपको दूध जरूर पीना है। इनके ऊपर आधा गिलास पी सकते हैं, 1 गिलास पी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। चीनी स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर पे काम करती है। इसके बदले आप देसी खांड यूज कीजिए, और या फिर शक्कर जो ब्राउन कलर की होती है। तो ये आपको मैंने खाने की चीजें बताई हैं। तेल भी आप खाएंगे और ये ड्राई फ्रूट भी आप लेंगे। आपकी जो डाइट है वो नॉर्मल रखेंगे, खाने में वही जो आप इंडियन खाना खाते हैं, जैसे मैं हूँ अपना दाल रोटी सब्जी ये सब खाती हूँ। जब आप खाना खाएंगे तो उस समय आपको खाने में शुद्ध देसी नस्ल की जो गाय होती है ना, भारतीय नस्ल की जो गाय होती है, उनका आपको घी यूज करना है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। आप या तो खाना खाने से जस्ट पहले 1 बड़ा चम्मच थोड़ा उसको पिघला के हल्का गुनगुना करके ऐसे ही पी लीजिए और उसके ऊपर खाना खाइए। इससे आपकी आंतें चिकनी हो जाएंगी और पकवाशय और हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे तर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी आपके कंट्रोल में ये पेन आ जाएगा। तो या तो आप 1 चम्मच घी पहले पी लीजिए, बड़ा चम्मच टेबल स्पून, या आप सब्जी में डाल लीजिए और पहले थोड़ी सब्जी मिक्स करते करते वो घी पहले पी लीजिए और उसके बाद अपना खाना फिनिश कीजिए। खाने में आपको घी जरूर इस्तेमाल करना है। रूखी सूखी ठंडी तासीर की सब्जियां आपको बिल्कुल नहीं खानी, फ्रिज की भी नहीं खानी, तरीदार आपको सब्जियां खानी है। इसी के साथ ही साथ जब आप रात को सोएं तो अपना जो डिनर है वो 8 बजे से पहले कर लें। सोने से पहले आपको दूध जरूर पीना है। जब आप दूध पिए तो उसमें आपको हल्दी उबालनी है 1/4 चम्मच, क्योंकि अभी गर्मी है, सर्दी आएंगी तो आप 1 गिलास में आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। छोटी स्पून, जो सबसे छोटी स्पून होती है, तो वो आपको 1/4 चम्मच दूध में उबालनी है और उसको आपको पी लेना है सोने से पहले। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आप ये हर रोज रेगुलर करेंगे, किसी और से कराएंगे तो बहुत ही अच्छा है, वरना अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप खुद कर सकते हैं इसको। आपको जहां आपके पेन है बैक में, वहां का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी हालत में आपको अपनी नाभि के नीचे की कोई भी मूवमेंट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। क्या होता है, अगर हमारी गर्दन में प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो बॉडी के नीचे के अंगों के आसन हम करते हैं और हमारी गर्दन कंट्रोल में आ जाती है। इसी तरह से टेल बोन में दर्द है तो टेल बोन को हम एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके साथ। हमें अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, इसी से ही हमारी टेल बोन भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी स्पाइन है यहाँ से लेके गर्दन के ऊपर के हिस्से से नीचे तक गई हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क हैं, अंदर नर्व्स से जुड़ी हुई हैं। वो नर्व्स और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप गर्दन की एक्सरसाइज से ही इसको ठीक कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज आपको करनी कैसे है, बहुत ध्यान से देखिए। आपको एक हाथ अपने माथे पे रखना है इस तरह से, बहुत जेंटली। जरा मैं अपने बाल ऊपर बांध लूं, फिर बताती हूँ आपको। तो आपको अपना एक हाथ ऊपर आगे, एक हाथ अपना माथे पे रखना है इस तरह से, और दूसरा जो ये हाथ है इससे, ये जो स्कल है हमारी, ये स्कल है जो, इसके बिल्कुल आखिरी छोर पे यहाँ ऐसे इस तरह से अपने आप को ये आगे से जेंटली इस तरह से ऊपर उठाना है यूं, और पीछे से भी इस तरह से उठाना है यूं। कभी आप ऐसे भी करना फिंगर से, देखो अब ऐसे भी इसको ऊपर को एडजस्ट करना और इस तरह भी करना यूं।
ये इस तरह से, ये दोनों हाथों की मूवमेंट आपकी इस तरह से होगी। अगर आपके घर में कोई और इंसान अवेलेबल है, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, आप उनसे भी करा सकते हैं। एक हाथ आप यहाँ रखेंगे और दूसरा हाथ इस तरह से, इस तरह से। हो सके तो हल्का हल्का यूं 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 यूं, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत टेंडरली, बहुत सॉफ्टली ये आपको करना है बस। इससे क्या होगा, जो हमारी यहाँ की नर्व है वो ऊपर को खींचेंगी और जो वो डिसलोकेट हुई है हमारी नीचे हड्डी, वो ऊपर पुश होने शुरू हो जाएगी और वापस अपनी जगह पे आने में उसको हेल्प मिलेगी। अब सबसे आखिर में बचता है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करने से जो हमारी प्राणवायु डिस्टर्ब होती है, सबसे पहले वो कंट्रोल में आती है। उसके कंट्रोल में आने से हमारी जो और वायु है, मेनली अपान वायु, ये भी कंट्रोल में आती है। हमारा दिमाग शांत होता है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में उल जलूल चीजें, हम डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, या बहुत ज्यादा निगेटिव रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, शॉक में रहते हैं, या बहुत ज्यादा सेक्स की बातें सोचते हैं, तो जो हमारा दिमाग है वो कंट्रोल में आना शुरू होता है, शांत होना शुरू होता है। और जब हमारा दिमाग शांत रहना शुरू हो जाता है तो वायु अपने आप ही शमित हो जाती है। आप कितना भी इलाज करते रहिए, कितना भी इलाज करते रहिए, उपाय करते रहिए, लेकिन अगर आपकी वायु लगातार प्रकोपित होती जा रही है तो उपाय भी फायदा नहीं करेंगे। मेडिटेशन इसलिए मैं बहुत जरूरी बता रही हूँ आपको। अब मेडिटेशन के साथ ही साथ अपान वायु मुद्रा लगानी है। इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से हमारे शरीर के अंदर वायु कंट्रोल में आएगी। अब मेडिटेशन करने के लिए हमें बिल्कुल शांत जगह पे बैठ जाना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। थोड़ी गहरी सांस हम लेंगे पहले, उसके बाद हमें अपनी सांसों पे अवेयरनेस रखनी है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। हमारी सांस बाहर जा रही है, हमारी सांस अंदर आ रही है, इस सांसों की रिदम पे ध्यान देना है। आप अपनी मर्जी से इन सांसों की गति को बढ़ाएंगे नहीं और घटाएंगे भी नहीं। एक दो बार आपने तेज सांस ले ली और उसके बाद शांति से आंख बंद करके बैठ जाएंगे और बस अपनी आती और जाती सांसों को देखेंगे। और अपान वायु मुद्रा आपको कैसे लगानी है, मेडिटेशन के साथ ही साथ ये जो 2 फिंगर हैं बीच की, इनको अंगूठे से इस तरह जोड़ लेंगे, बाकी की 2 फिंगर एकदम सीधी रखेंगे और अपने घुटनों पे, मेरा कैमरा काफी ऊपर है तो ये समझ लो कि इनको घुटनों पे इस तरह से आपको रख के बैठना है। ये है अपान वायु मुद्रा। इसको आप लगा के बैठेंगे 45 मिनट कम से कम है समय। इसके ऊपर आपकी जितनी इच्छा, 45 मिनट तो आपको करना ही है। शुरू में बड़ा इधर उधर हमारा दिमाग भागता है, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपनी सांसों पे ही ध्यान आपको केंद्रित करना है। सांसों पे अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आप सिर्फ बैठे हैं और आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी, कोई फायदा नहीं होगा। मेडिटेशन का मेन पर्पज ही यही होता है कि धीरे धीरे हम अपने विचारों पे कंट्रोल लाएं और अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाएं। तो बॉडी पे अवेयर होने के लिए सांस हमारी मदद करती है। ये मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। वैसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन पहली अवस्था है ये। तो आप इस तरह से 45 मिनट रोज बैठेंगे और आंख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। इस तरह से आप चाहें तो मेडिटेशन करते वक्त अपने कानों में लीड लगा के सॉफ्ट मेडिटेशन वाले म्यूजिक लगा सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे उपलब्ध हैं। म्यूजिक सॉफ्ट होना चाहिए, मेडिटेशन वाला होना चाहिए, रिलैक्सिंग और सूदिंग होना चाहिए। सॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सॉन्ग नहीं, सिर्फ मेडिटेशन वाले रिलैक्सिंग म्यूजिक।
क्योंकि आपको अच्छा होने के लिए आपके तन और मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, पूरी शिद्दत से आप ये सारे उपाय कीजिए। मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। 35 साल तक मैंने इस दर्द को झेला है और उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ। तो आप जो अभी कुछ ही सालों से इसे झेल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक और उपाय है जो मैं बताना भूल गई वीडियो में, अचानक से मुझे याद आया है। आपको चूने का भी यूज करना है। चूना पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है, जो पान पे लगाते हैं। 1-2 रुपए का पैकेट मिलेगा, आप उसको लाके रख लेंगे कांच की बोतल में निकाल के। ये आपको जो दही पिलोते हैं, लस्सी, जितनी आप दही पिलोएंगे उतना ही आप उसमें पानी डाल के लस्सी बना लेंगे। उसमें आपको ये गेहूं के दाने के बराबर मिक्स करनी है। और जब आप खाना खाएं या खाना खाने से पहले, ये आपकी इच्छा है, दिन में आपको 1 बार लेना है। जब आपकी इच्छा हो तब ले लो। बहुत ज्यादा भरे पेट लेने से भी असर थोड़ा कम करती है ये आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आपको थोड़ा खाली खाली पेट हो तब आपको ये ले लेना है। चूना भी शरीर के अंदर वात को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी चीज है तो 1-2 रुपए की चीज। जब मैं पहले लेती थी तो सिर्फ 50 पैसे का पैकेट मिलता था, अब मुझे 2 रुपए का मिलता है ये। लेकिन 2 रुपए की चीज है, लेकिन बहुत ही चमत्कारी चीज है। आप चूने का भी प्रयोग करेंगे। बाकी टोटल मैंने चीजें आपको सारी पहले ही बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारियां जो मैंने आपको दी है, आप इसका लाभ जरूर उठाओगे। पूरे भरोसे के साथ आप ये उपाय कीजिए, आपका टेलबोन का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। आपकी कोई समस्या हो, आपका कोई हेल्थ इशू हो, आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। और जो वीडियो में मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी देती हूँ, अगर आप वहां मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहे तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं बातें। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।